नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और पिछले वीडियोस में मैंने आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा था, डच के बारे में पढ़ा था, डेनिश के बारे में पढ़ा था, फ्रांसीसी के बारे में पढ़ा था और इसके बाद औरंगज़ेब के बारे में पढ़ा था, औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था। सो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, नवीन राज्यों का उदय मतलब नए नए राज्य कैसे बने, कहाँ इसको किसने बनाया। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि बंगाल जो है, बंगाल कहाँ बंगाल में जो है अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कैसे स्थापित की और उसके बाद जो है नए नए राज्य कैसे बने। तो यहाँ पर जो है बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है 1651 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, जिसकी अनुमति जो है शाह शुजा ने दी थी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। पहली कि अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1651 में। अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से बनाई? तो शाह शुजा की अनुमति से। ठीक है, उसी वर्ष एक राजवंश की महिला का डॉक्टर बॉर्टन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। तो कर मुक्त व्यापार की अनुमति जो है अंग्रेजों को किसने दी थी? शाह शुजा ने। कितने हजार रुपए के बदले दी थी? 3,000 रुपये वार्षिक। कहाँ कहाँ की दी थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। याद रखना है 1698 में जो है अजीमुश शान ने कंपनी को सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कंपनी को जो है 1698 में कहाँ कहाँ की जमींदारी दी गई। तो पहली थी सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर। सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, तीन जगह की जमींदारी दी गई। ठीक है, 1698 ईस्वी में किसके द्वारा दी गई? अजीमुश शान के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? अजीमुश शान के द्वारा। अजीमुश शान कौन था? सूबेदार था। अजीमुश शान कौन था? सूबेदार था। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है कि अजीमुश शान एक सूबेदार था। ठीक है, और उसने जो है कंपनी को सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। कब दे दी थी? 1698 में। 1717 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में जो है अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। तो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर जो है उसने 3,000 रुपये के बदले में जो है अंग्रेजों को जो है व्यापारिक छूट प्रदान की थी। तो ये भी याद रखना है कि 1717 में जो है किस सम्राट ने जो है अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी? तो फर्रुखशियर ने प्रदान की थी। उसके बाद हम मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खां जो है वो मुर्शिद कुली खां को जो है औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि औरंगजेब ने बंगाल का दीवान किसको बनाया था? तो मुर्शिद कुली खां को बनाया था। यह क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने कहाँ का दीवान बनाया था? तो बंगाल का दीवान बनाया था। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्शिद कुली खां को दीवान किसने बनाया था बंगाल का? तो औरंगजेब ने बनाया था। मतलब जितना तोड़ के क्वेश्चंस को पढ़ोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे, उतना याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां को जो है 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। अब देखिए कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि बंगाल का सूबेदार किसको बनाया गया? 1717 में। ठीक है, 1717 में बंगाल का सूबेदार किसको बनाया गया? तो मुर्शिद कुली खां को बनाया गया। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल का वास्तविक संस्थापक कब बन गया था? तो 1700 में ही बन गया। कब से? जब वो दीवान बनाया गया था, उसी समय से। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां जब दीवान बनाया गया उसी समय से वो बंगाल का वास्तविक शासक बन चुका था। ठीक है, इसके अलावा जो है ये पूछा जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसने जो है अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो मुर्शिदाबाद। ठीक है,
मुर्शिद कुली के टाइम पे जो है बंगाल की राजधानी कौन थी? मुर्शिदाबाद थी। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है कि मुर्शिद कुली के टाइम पे जो है बंगाल की राजधानी कौन थी? मुर्शिदाबाद थी। ठीक है, उसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह को नियमित रूप से क्या भेजता था? राजस्व भेजता था। ठीक है, नजराना, कुछ पैसे भेजा करता था। इसके शासनकाल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। एक तो किसके द्वारा किया गया? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? सीताराम राय, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण, इन तीनों के द्वारा जो है पहला विद्रोह किया गया। तीनों के नाम याद रखने हैं, सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, इन तीनों के द्वारा जो है पहला विद्रोह किया गया। दूसरा किसके द्वारा किया गया? सुजात खां के द्वारा किया गया। और तीसरा जो है वो नजात खां के द्वारा किया गया। तीसरा किसके द्वारा किया गया? नजात खां के द्वारा किया गया। तो ये सारी चीजें याद रखनी है कि पहला जो है किसके द्वारा किया गया? पहला विद्रोह जो है वो पहला विद्रोह जो है वो सीताराम राय के द्वारा, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद तीनों ने मिलकर किया। दूसरा सुजात खां के द्वारा किया गया। तीसरा नजात खां के द्वारा किया गया। इसके अलावा मुर्शिद कुली खां ने जो है गरीब किसानों के लिए जो है तकावी ऋण की शुरुआत की थी। किस ऋण की शुरुआत की थी? तकावी ऋण की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि मुर्शिद कुली खां ने जो है गरीबों के लिए किस ऋण की शुरुआत की थी? तो तकावी ऋण की शुरुआत की थी। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा इजारा व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने की थी। किसने शुरू की थी? मुर्शिद कुली खां ने की थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो है ये 1712 से 1739 ईस्वी तक ये मुर्शिद कुली खां का कौन था? दामाद था। तो यहाँ पे बनेगा, देखिए कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि सुजाउद्दीन कौन था? मुर्शिद कुली खां का दामाद था। मुर्शिद कुली खां कौन था? वो बंगाल का दीवान था और बाद में बंगाल का सूबेदार भी बना। ठीक है, बाद में बंगाल का सूबेदार भी बना। इसके बाद जो है 1733 में जो है बिहार का कार्यभार इसके अधीन हो जाता है। किसके? सुजाउद्दीन के अधीन। ठीक है, 1733 में जो बिहार का कार्यभार है वो सुजाउद्दीन के अधीन हो जाता है और इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा अलीवर्दी खां को जो है बिहार का नायब सूबेदार किसने बनाया था? अलीवर्दी खां को जो है बिहार का नायब सूबेदार किसने बनाया था? इसके बाद 1727 में क्या होता है? मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुई? 1727 में। इसके पश्चात जो है उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 में शासन किया। तो मुर्शिद कुली खां के बाद जो दामाद था शुजाउद्दीन, वो 1739 में बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। सुजाउद्दीन के बाद जो है सरफराज खां आते हैं। सरफराज खां जो है 1739 से 1740 तक, 1739 से 1740 तक सुजाउद्दीन खां के स्थान पर जो है उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा सुजाउद्दीन खां के स्थान पर जो है बंगाल का नवाब कौन बना? तो उसका बेटा सरफराज खां। ठीक है, यह क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सरफराज खां कौन था। ठीक है, तो सरफराज खां जो है शुजाउद्दीन का बेटा था। इसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे बनेगा कि सरफराज खान ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सरफराज खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आलम उद दौला हैदर जंग। कौन सी उपाधि धारण की थी? आलम उद दौला हैदर जंग। तो याद रखना है कि सरफराज खान ने जो है आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। अलीवर्दी खान ने जो है गिरिया नामक स्थान पर सरफराज खां की हत्या कर दी थी। तो सरफराज खां की हत्या किसने की थी? अलीवर्दी खान ने की थी। कहाँ की थी? गिरिया नामक स्थल पर। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि सरफराज खां की हत्या किसने की थी? तो अलीवर्दी खान ने की थी। सरफराज खां की हत्या कहाँ की गई? तो गिरिया नामक स्थान पे। ठीक है, गिरिया नामक स्थान पर जो है सरफराज खां की हत्या की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बन जाएगा, अगला जो है वो अलीवर्दी खां इसके बाद बनता है। ठीक है, सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना। 1740 में बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां। तो पहले जो है
मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां। दोबारा सुन लो, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां। 1740 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बनाया। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मुगल सम्राट को पैसे देकर जो है किसने अपना पद स्थायी बनाया था, तो अलीवर्दी खान ने बनाया था। ठीक है, मुगल सम्राट को कितना पैसा देकर जो है अलीवर्दी खान ने अपने पद को जो है स्थायी बनाया था, तो 2 करोड़ रुपए देकर। राजगद्दी पर अधिकार के बाद उसने मुगल बादशाह को सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, परंतु उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। ठीक है, यह नामात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। तो यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजगद्दी पर अधिकार के बाद जो है मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए जो है इसने नजराना भेजा था, लेकिन उसके बाद जो है 16 वर्षों तक वो शासन करता, उसने कभी मुगल सम्राट को पैसा नहीं भेजा और सीधे तौर पे उसने चुनौती दे मतलब कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो मुगल बादशाह का जो है गुलाम है। ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इसके बाद मराठों द्वारा अलीवर्दी खां को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। ठीक है, इसको जो है सबसे ज्यादा हानि किससे हुई, तो सबसे ज्यादा हानि जो है वो मराठों के द्वारा हुई इसको। इसके बाद जो है अंततः होता क्या है बाद में कि उसने मराठा सरदार रघुजीत से 1751 में संधि कर ली। तो यहाँ पे बनेगा कि अलीवर्दी खान ने जो है किस मराठा सरदार से जो है संधि की थी, तो रघुजीत से इसने संधि की थी। इस संधि के लिए उसने जो है मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि संधि के समय जो है इसने मराठों को कौन कौन से राज्य दिए थे, तो उड़ीसा का प्रांत दिया था और 12 लाख रुपए जो है वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की थी। अलीवर्दी खान ने जो है यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस अलीवर्दी खान जो था उसने यूरोपीय लोगों की तुलना किससे की थी, तो मधुमक्खी के छत्ते से की थी, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। पहली का विवाह जो है ढाका में, दूसरी का पूर्णिया में और तीसरी का पटना में हुआ था, पटना के शासकों के साथ हुआ था। याद रखिएगा कि अलीवर्दी खां की कितनी पुत्रियां थी, 3। पहली का विवाह ढाका के शासक, दूसरी का पूर्णिया और तीसरी का पटना। ढाका, पूर्णिया और पटना, ढाका, पूर्णिया और पटना याद रखना है, ढाका, पूर्णिया और पटना। इसके बाद 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है उसकी छोटी बेटी, सबसे छोटी लड़की का जो पुत्र होता है सिराजुद्दौला, वो नवाब बनता है। ठीक है, कौन नवाब बनता है, सिराजुद्दौला। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सिराजुद्दौला कौन था। सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खां का नाती था, हम कह सकते, उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके बाद सिराजुद्दौला अलीवर्दी, यहां पे दिया है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र, दौहित्र बोलते थे। ठीक है, पुत्री का पुत्र। दौहित्र का मतलब क्या होता है, पुत्री का पुत्र। दौहित्र का मतलब क्या होगा, पुत्री का पुत्र। तो याद रखना है कि दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र। तो सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद कौन बना, सिराजुद्दौला। राजगद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। ठीक है, जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। पहला शौकत जंग, दूसरा घसीटी बेगम और तीसरे अंग्रेज। ठीक है, तो याद रखना है कि जब सिराजुद्दौला जो है जब वो गद्दी पर बैठता तो उसके शत्रु कौन थे, 3 शत्रु जो प्रमुख थे। पहला जो है शौकत जंग था, जो कि पूर्णिया का नवाब था। शौकत जंग, ध्यान रखना, शौकत जंग जो है वो पूर्णिया का नवाब है। शौकत जंग कहाँ का नवाब है, पूर्णिया का नवाब है। घसीटी बेगम उसकी मौसी हैं और अंग्रेज अधिकारी जो है शामिल थे। 1756 ईस्वी में जो है सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में
मनिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर हत्या कर दी। तो 1756 में ये जो है शौकत जंग को मारने के लिए, शौकत जंग जहां कपूड़िया का राजा था तो उसको कब्जे में लेने के लिए निकलता है और अक्टूबर 1756 में, ठीक है, मनिहारी के युद्ध में जो है उसे पराजित कर देता है। 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला कि शौकत जंग कौन था, तो शौकत जंग जो है पूर्णिया का राजा था। सिराजुद्दौला जो है शौकत जंग को मारने के लिए कब निकलता है, 1756 में। सिराजुद्दौला किस युद्ध में जो है शौकत जंग को पराजित करता है, तो मनिहारी के युद्ध में। सिराजुद्दौला जो है उसकी हत्या कब करता है, अक्टूबर 1756 में। मनिहारी का जब युद्ध होता है उसमें हार जाता है शौकत जंग और उसमें उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद जो है 1756 में जो है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए किंतु अंग्रेज नहीं माने। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि पहला तो कहता है कि 1756 में क्या हुआ, एक तो सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को हराया, दूसरा 1756 में ही जो है सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है यूरोप में, ठीक है, जिससे जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे वो अपने गोदामों की किलाबंदी करना शुरू करते हैं। अंग्रेज जो है वो कलकत्ता में किलेबंदी करते हैं और फ्रांसीसी जो है वो चंद्रनगर की। नवाब मना करता है, फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने जो है कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लेता है। तो याद रखना है 4 जून। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला ने कब आक्रमण किया। कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला ने कब आक्रमण किया या कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला ने कब अधिकार किया, तो 4 जून 1756 को, ठीक है। इसके बाद जो है फिर जो है सिराजुद्दौला ने जो है 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण करता है। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अब यहां पे देखिए कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला ने कब अधिकार किया, तो 4 जून 1756 को, ठीक है। कितने दिनों के कलकत्ता पर कब आक्रमण करता है, 15 जून 1756 को। 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार कर लेता है, 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण करता है और 5 दिन के घेरे के बाद जो है फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम पर कब कब्जा करता है, 20 जून 1756 को। फोर्ट विलियम पर कब्जा कब करता है, 20 जून 1756 को। इसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनिचिन व अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली, ठीक है। तो जब ये फोर्ट विलियम पर कब्जा करता है तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कहां भागते हैं, वो एक गवर्नर जो था जिसका नाम था गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिनिचिन, ये भाग जाते हैं और फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं। एक ब्लैक होल की घटना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जून 1756 को घटी। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी जेड हॉलवेल द्वारा बताया गया है कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 14 बाई 10 चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। और इसमें बंद करने के बाद देखिए क्या करते हैं, अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब कहने का यह है कि इसमें यह पता चलता है कि 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था और केवल 23 जिंदा बचे थे, ठीक है। तो ये भी आदमी अपने आप में कमाल का था। इसके बाद देखिए प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि जो है यहीं से पड़ती है।
क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत देकर 2 फरवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कैसे किया। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कैसे किया। तो क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार जो है मानिक चंद को रिश्वत देकर किया था। किसको रिश्वत देकर किया था? मानिक चंद को। इसके बाद जो है क्वेश्चन बनेगा कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए क्लाइव ने किसको रिश्वत दी थी? तो मानिक चंद को ही दी थी। कलकत्ता पर क्लाइव ने अधिकार कब किया? 2 जनवरी 1757 को। उसके बाद जो है क्वेश्चन बनेगा कि अलीनगर की संधि कब होती है? तो 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि कब होती है? 9 फरवरी 1757 को। सारी चीजें याद रखनी है कि अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को। इसके बाद जो है अलीनगर की जब संधि होती है तब देखिए क्या क्या इसमें रायता ढुलता है। अलीनगर की संधि के बाद जो है यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थगित हो गए। इस संधि के तहत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। अब देखिए बड़ा इसमें दुर्दशा हो गई कि जब अलीनगर की संधि होती है, अलीनगर की संधि कब होती है? 9 फरवरी 1757। ध्यान रखना, अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, और 2 जनवरी 1757 को क्लाइव जो है वो कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। अलीनगर की संधि के बाद क्या हुआ कि जो वो लोग जो हम कह सकते फोर्टिफिकेशन, जो दीवारें उठा रहे थे, दुर्गीकृत कर रहे थे, वो करेंगे और सिक्के ढालने की अनुमति उनको मिल जाती है। 18 अगस्त 1757 को क्या होता है? अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल कब स्थापित की? तो 18 अगस्त 1757 को। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने अपनी टकसाल कहां स्थापित की? तो कलकत्ता में। ठीक है, मतलब घुमा के वही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। 13 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव व वॉटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर किसने छीना? तो क्लाइव और वॉटसन ने। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन जाएगा? फ्रांसीसियों से चंद्रनगर कब छीना गया? 13 मार्च 1757 को। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा? क्लाइव और वॉटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर कब छीना? 13 मार्च 1757 को। या क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि क्लाइव व वॉटसन ने जो है फ्रांसीसियों ने 13 मार्च 1757 को क्या छीना? तो चंद्रनगर। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। ठीक है, नवाब ने क्या माना? इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। और अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। नवाब के विरुद्ध देखिए षड्यंत्र क्या होते हैं। नवाब के प्रमुख अधिकारी जो हैं उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में देखिए क्या होता है। नवाब का जो प्रधान सेनापति होता है मीर जाफर। ठीक है, सेना का एक अधिकारी होता है यार लतीफ, दीवान होता है राय दुर्लभ, और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जो होते हैं जगत सेठ शामिल थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीन चंद के माध्यम से इन लोगों से संपर्क किया। अब देखिए ये चारों नाम याद कर लीजिए। मीर जाफर कौन था? सेनापति था, प्रधान सेनापति था। ठीक है, इसके बाद अलावा यार लतीफ कौन था? अधिकारी था। यार लतीफ कौन था? अधिकारी था। राय दुर्लभ कौन था? दीवान था। जगत सेठ कौन थे? बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे। और अमीन चंद जो हैं ये धनी व्यापारी थे। इनके तहत जो है क्लाइव इन सभी से संपर्क साधता है। अब यहाँ पे देखिए प्लासी का युद्ध शुरू होता है। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को 57 से शुरू होता है। 23 जून 1757। क्लाइव की सेना में केवल 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची और 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। ठीक है, या ध्यान से सुन लीजिए कैसे ये हरा देता है। क्लाइव की जो सेना थी उसमें जो है 950 यूरोपीय पैदल थे, मतलब यूरोपीय सैनिक थे जो पैदल थे, 100 यूरोपीय तोपची थे
ठीक है। 100 यूरोपीय ऐसे थे जिनके पास तोपें थीं, 50 नाविक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना में नवाब की सेना जो थी वो 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दे दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट में मिली तथा 50,000 रुपये सेना और नाविक के लिए मिला। अब यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि क्लाइव की सेना कितनी बड़ी थी या क्लाइव की सेना में कौन कौन शामिल था। तो 950 जो है 950 लोग जो हैं वो हम कह सकते हैं कि यूरोपीय पैदल थे, 100 यूरोपीय तोपची थे, 50 जो है नाविक थे और इसके अलावा 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग कितनी थी? 50,000 थी। या यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि नवाब की सेना कितनी थी, तो 50,000 थी। इसके बाद जो है युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया, तो यहाँ पे बनेगा कि युद्ध में किसने नवाब को धोखा दिया? मीर जाफर ने। नवाब की ओर से कौन कौन लड़ रहा था? मीर मदान लड़ रहा था, मोहनलाल लड़ रहा था और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। मीर मदान कहाँ मारा जाता है? युद्ध में मारा जाता है और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर कहाँ पहुंचता है? मुर्शिदाबाद पहुंचता है। नवाब की हत्या किसके द्वारा की जाती है? मीर जाफर के एक पुत्र होते हैं मीरन। मीर जाफर का एक पुत्र होता है मीरन, जो कि किसके द्वारा हत्या करवा देता है? मोहम्मद बेग जो होता है उसकी हत्या कर देता है। मोहम्मद बेग के द्वारा जो है नवाब की हत्या करवा देता है। युद्ध के बाद जो है कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को जो है 24 परगने की जमींदारी मिल जाती है। ठीक है, यह क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि युद्ध के बाद जो है कंपनी को कितने परगने की जमींदारी मिल गई थी। इससे क्या होता है? उसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को क्या क्या मिलता है? क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट मिली और 50 लाख रुपए सेना और नाविक के लिए मिला। इसके बाद देखिए मीर जाफर जो है गद्दी पर बैठ जाता है। मीर जाफर जो है 1757 से 1760 तक रहता है। प्लासी की सफलता के पश्चात जो है अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने किसको नवाब बनाया? तो मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने किसको नवाब बनाया? किसको बनाया? तो याद रखना है मीर जाफर को। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा कि कर्नल क्लाइव का गधा कौन था? तो मीर जाफर। कर्नल क्लाइव का गधा कौन था? मीर जाफर। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों की बांटो व राज करो की नीति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो बांटो व राज करो की नीति किसके काल में लागू की गई? मीर जाफर के काल में। ठीक है, 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि क्लाइव जो है वो इंग्लैंड वापस कब गया? तो 25 फरवरी 1760 को। 25 फरवरी 1760 को जो है क्लाइव वापस जाता है। मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम आता है। मीर कासिम जो है वो 1760 से 1763 ईस्वी तक रहता है। मीर कासिम जो है वो अलीवर्दी खां के पश्चात जो है बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। मीर कासिम जो है अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो जो षड्यंत्र का वातावरण था उससे दूर रहना चाहता था। कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है बहुत कम होता था। इसके बाद जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, इतना ही। ये मीर कासिम अभी रह गया, ये इसको ख़त्म करने के बाद जो है हम देखेंगे इसके बाद क्या क्या पढ़ना है। तो मीर कासिम के बाद जो है हाँ,
मीर कासिम ने जो है बिहार के उप सूबेदार राम नारायण, जिसे क्लाइव का संरक्षण मिला था, कंपनी ने उसे सौंपने को कहा। तो हम कह सकते हैं राम नारायण कौन था, तो बिहार का उप सूबेदार था। या हम कह सकते हैं क्लाइव का संरक्षण किसको मिला हुआ था, तो बिहार का एक सूबेदार था जिसका नाम था राम नारायण, जिसका नाम क्या था, राम नारायण। इसके बाद वेंसीटार्ट ने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। ठीक है, तो राम नारायण को मीर कासिम को किसने सौंपा था, वेंसीटार्ट ने। किसने सौंपा था, वेंसीटार्ट ने। मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। तो राम नारायण का वध किसने किया था, राम नारायण का वध किसने किया था, मीर कासिम ने। पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि एलिस को किसने पराजित किया था, तो मीर कासिम ने। किसने पराजित किया था, मीर कासिम ने।